हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोक सेवक। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए एथिक्स यानी जीएस पेपर 4 की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें एटीट्यूड चैप्टर सेकंड चैप्टर है हमारा। एंड टुडे इज द क्लास थर्ड ऑफ एटीट्यूड चैप्टर। इन टुडेज सेशन वी नीड टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। सो इन द प्रीवियस सेशन एटीट्यूड में जो भी हमने पढ़ा है, राइट, दैट वट हमने जिस तरह डिफाइन करने की कोशिश करी एटीट्यूड को, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड को हमने समझने की कोशिश करी। मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दैट। इन टुडेज सेशन वी शिल डिस्कस द characteristics of attitude. So a mature person will have thousands of attitudes, right? About thousands of psychological objects, they will have thousands of attitude, right? And let us understand the characteristics of those attitudes. Now many of these characteristics we have already discussed, like the first one, that every attitude is necessarily related to a psychological object. Every attitude is necessarily related to a psychological object. Now, it is not necessary that the examiner जो आपकी शीट चेक कर रहा होगा वो एग्जामिनर साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो या सोशल साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो या सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से हो, राइट? तो समटाइम्स हो सकता है कि साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट टर्म जो है वो ज़्यादा टेक्निकल टर्म है और ये टेक्निकल टर्म हो सकता है कि उन्हें पूरी तरह डाइजेस्ट ना हो। आपने अपनी तरफ से ठीक लिखा है, हो सकता है कि उन्हें समझना है, राइट? हो जाता है ऐसे कई बार कि हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स का भी यूज़ नहीं करना होता है, रिलेटिवली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज का यूज़ करना होता है, राइट? सो वैसे तो मैंने आपको कहा है दैट द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर अ सबसेट, राइट? इफ दीज आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, so physical objects are a subset of psychological objects, right? बट अगर आप कहीं साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट मेंशन कर रहे हैं तो इट इज रादर बेटर कि आप लिखें रिलेटेड टू अ फिजिकल और साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। अगर आप ऐसा लिख देंगे सो टेक्निकली आप करेक्ट भी हैं और इट इज रिलेटिवली ईजी भी है एग्जामिनर को समझने के लिए। सो वट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एटीट्यूड जो है वो ऑब्वियसली किसी ना किसी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के लिए होगा। इफ देयर इज नो साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व्ड, so that means there will be no affect, right? There will be no behavior and there will be no cognition. ABC मॉडल हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा, या हम कह सकते हैं that there will be no cognition, then affect and then behavior, right? For example, so what can these psychological objects be? So physical या psychological कोई भी object हो सकती है. So it can be idea, it can be language, it can be a place, it can be a color, it can be any of the machine, right? So anything कुछ भी हो सकता है, right? Whether it is concrete or abstract. So that's the first characteristic which we have already discussed, और ये obviously हमने पहले भी समझा है definition में भी. Then we can say that attitudes are learned and not innate. Attitudes are learned and they are not innate. Now this we have already established in the previous session, जब हम अपनी पर्सनैलिटी में एटीट्यूड को ढूंढ रहे थे और पर्सनैलिटी के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में हमें पता चला कि पर्सनैलिटी के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में कहाँ मिला हमें, लर्नड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में हमें मिले एटीट्यूड्स. So generally speaking, for the most part, in fact it was believed till the 1980s. Till 1980s it was firmly believed that all attitudes that are developed in a personality are a result of learning. And in sociology we have a term for that learning, that is socialization,
राइट, जो कि हमने चैप्टर फर्स्ट में ये टर्म बार बार यूज करी है. बट इन साइकोलॉजी द टर्म यूज फॉर लर्निंग इज social learning. Simply, in psychology the term social learning is used, in sociology the term socialization is used. Until 1980s it was believed that attitudes are absolutely learned. Attitudes are absolutely learned. सभी एटीट्यूड सीखे जाते हैं, कोई भी एटीट्यूड इन्नेट नहीं होता. इन्नेट होने का मतलब क्या है कि देयर इज अ बायोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व और देयर इज अ जेनेटिकल फैक्टर इन्वॉल्व. दैट इज इन that kind of attitude is in your genes, right? Or it is in your genes to have that kind of attitude for any of the psychological or physical object. Till 1980s this was believed, but at the end of this decade, at the end of 1980s, कुछ साइंटिस्ट जो है वो निकल कर आते हैं बाहर, रिसर्च करते हैं, and they have proved to a certain extent that the biological factors are also involved in the development of attitudes in a personality. So in the later 1980s it was proved to some extent, not all the way, to some extent, that attitudes are innate too. They are result of genes or they are result of our biology. Now some scientists, they were able to prove it to an extent, not all the way. So what we can say, that there is a limited impact of genes seen on attitude. So after 1980s क्या perception develop हुआ about attitudes, that there is a limited impact of genes seen on attitude. And who are the proponents? So if you want to name them, so Waller and Buchard, the proponent of this theory are Waller and Buchard, right? What they said, क्या डेवलपमेंट हुई आफ्टर 1980s, that genes have limited impact on attitude. Now how limited, we will discuss this in the upcoming sessions, don't worry. आज के लिए केवल मैं कैरेक्टरिस्टिक के रूप में इसको यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, but we shall discuss this in the upcoming sessions. Then this is the second one. Third is that there are three aspects or components, constituents, aspects of attitude. Now ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, राइट? क्या क्या है? CAB, ABC, राइट? दैट इज कॉग्निटिव एस्पेक्ट, affective aspect and behavioral. Now I suppose I do not have to go again and explain what cognizance means, right? So the process of knowing something. And in social psychology, beliefs are our knowledge. Beliefs, what you believe, your beliefs, right? And it is, your beliefs are based on your cognitive abilities. आप कितना और कैसे समझ सकते हैं और किस चीज पर आप विश्वास रखते हैं, right? And your beliefs may or may not be objectively true. Like for example, if someone believes, right, I'm not, मैं someone यानी कि जनरल पॉपुलेस में से एग्जाम्पल निकाल कर दे रहा हूं. जनरली if a person believes that Pakistan is not a good country, right? So for them that is an objective truth, right? But is it completely an objective truth?
ऑब्वियसली इट इज डिबेटेबल, राइट। आप किसी एक कंट्री को नहीं बोल सकते, समझ रहे हैं, ये इतना, ये कॉम्प्लेक्सिटी का एग्जाम्पल आ गया। किसी एक कंट्री को आप गुड बैड नहीं बोल सकते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियाज जुडिशरी, so a layman would say that India's judiciary is great, or it is not working properly, it is failing. But a person with a deeper understanding will not be able to answer the question in one simple sentence, right? They will have positive and negative attitude towards, let's say, some portions of judiciary, some judgments of judiciary, or a particular judge, or a particular case, or how judiciary handled a particular matter, or how same bench or same set of judges handled a particular matter. They may have positive attitude toward that, and they may have negative attitude about that same bench because they handled another matter in a different way, right? So it is all on your beliefs. जब भी हम cognitive की बात करते हैं attitude में, so it all is based on your beliefs, right? What you believe, which is that is good or bad, or what type of attitude you have towards something. And it may be true or it may not be objectively true, so it doesn't necessarily mean, it doesn't necessarily objectively true all time. Next is affective. So for emotions, without emotions you cannot develop attitude towards anything, right? You will have to have certain degree of emotional process. आपके मन में कोई ना कोई इमोशनल प्रोसेस होगा, तभी आप किसी भी ऑब्जेक्ट, साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के लिए कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर पाएंगे. फर्स्ट यू विल गेट द नॉलेज and then you will have certain type of emotion about it, right? Or like for example, in case of, let's say, our neighboring country Pakistan, right? People may have a sentiment of, let's say, hatred or love or pity, not love then pity, right? तरस खाएंगे लोग कि बहुत बुरा हाल है उस देश का, पड़ोसी है हमारा, right? And third aspect is behavioral. Now I'm not going into the details of these three aspects because in the previous session हमने अच्छे से समझा इन्हें, है ना? Behavioral is क्या? इसकी tendency to behave, because we do not always behave according to our cognition or beliefs or our emotions or affections, right? Our value systems, situations, they stop us to portray or express what attitude we have about any of the psychological object, right? And generally our behavior is consistent with our affection and cognition, right? But in situation specific our behavior change, so we have a tendency to behave in a certain manner, because it is not necessary that if we have a cognition, a belief or an affection or emotion towards something, so we will be expressing that through our behavior. We have a tendency to behave. It is not necessary that we will behave, and even if we behave, it is not necessary that our behavior will be consistent with our cognition and affection, right? So there is a issue of consistency involved here. So ये भी हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया था प्रीवियस सेशन में. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है now, like values, attitudes are also enduring, or you can say durable. That means they are a stable set, right? Sorry. Or what we can say, that generally attitudes, they do not change. Generally attitudes, they do not change. Or it is hard to change someone's attitude. We will discuss in the upcoming sessions that whether or how we can change someone's attitude. Persuasion का concept जो है वो हम पढ़ेंगे. Persuasion क्या होता है, आप कैसे किसी को persuade कर सकते हो. Like for example, a Hindu girl
let's say a Hindu girl who is born in a Rajput family, right, in a very traditional Rajput family, and that Hindu girl has no right of education, so she was not sent to school. स्कूल नहीं भेजा गया तो हायर एजुकेशन का मतलब ही नहीं बनता है, राइट। एंड देन यानी कि जो भी लर्निंग उस बच्ची ने करी वो अपने इमीडिएट फैमिली, अपने नेबर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने किन्स, उनसे उस लड़की ने सब कुछ सीखा है। सो जो एटीट्यूड उस लड़की का होगा, या मैं इस तरह पुट करता हूं, जब मैं कह रहा हूं दैट एटीट्यूड्स डू नॉट चेंज, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू गाइस, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिकॉज यू गाइज हैव एक्सेस टू अ नॉलेज और सेट ऑफ नॉलेज ऑफ दैट लेवल, राइट, वेयर योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बेटर हो चुकी है और धीरे धीरे हो रही है और बेटर, कि आप जो है वो कंफर्टेबली अपनी वैल्यूज को, अपने एटीट्यूड्स को चेंज कर सकते हैं, राइट। बट दैट इज नॉट ट्रू फॉर द जनरल पॉपुलेस. This is an example of general populace, right? A Hindu girl born in a, let's say, Rajput family or any of the social group, right? ये तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि that she didn't receive formal education, so whatever she have learned is through her family. So उसके family के, उसके parents के जो attitudes होंगे वही attitudes उस बच्चे में भी आएंगे, प्लस socialization से जो उसके friend circles होंगे या उसके relatives होंगे उनके जो attitudes होंगे वही वो बच्ची भी एटीट्यूड सीखेगी। फिर उस बच्ची की शादी कर दी जाएगी, फिर वो अपने पियर जाएगी, सॉरी नॉट पियर बट क्या कहते हैं, ससुराल जाएगी। तो वहां पर भी सिंस लेट्स से सिमिलर कम्युनिटी में ही शादी करी उन्होंने, सेम उनकी भी वैल्यू सिस्टम है, तो वो लड़की पूरा जीवन भर, लेट्स से 70-80 साल तक वो महिला, उस महिला का जीवन रहा, तो पूरा जीवन भर उस महिला के एटीट्यूड्स जो हैं वो चेंज नहीं हो पाए, या हुए भी तो बहुत मुश्किल से, हल्के फुल्के, राइट। तो जनरल पॉपुलस के लिए ये बात अप्लाई होती है दैट उनके एटीट्यूड जो हैं वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होते, जनरली दे डू नॉट चेंज। फॉर यू गाइज, आप हायर एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं, आप लोगों के एटीट्यूड जो है वो बहुत आसानी से आप लोग चेंज कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट वी कैन से, जनरली attitudes do not change but they are changeable. Attitudes are changeable, right? और पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट बिजनेस आपके एटीट्यूड चेंज करने पे ही लगा हुआ है, राइट? ये जितना भी पीआर, जितना पब्लिक रिलेशन, जो भी एडवर्टीजमेंट जो भी चल रहा है ना, ये सब आपको परसुएड करना चाहते हैं कि आप जो है वो हमारे प्रोडक्ट के प्रति अच्छा एटीट्यूड बनाइए, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाइए और कंज्यूम कीजिए हमारा प्रोडक्ट, जिसके लिए भांति भांति के तरीके जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, राइट। सो एटीट्यूड्स आर चेंजेबल, या समटाइम्स बाय चांस आपके जीवन में ऐसी कोई घटना हो गई, ऐसा कोई गुरु आ गया, ऐसी कोई आपने मूवी देख ली, ऐसा कोई आपने गाना सुन लिया, ऐसी किसी ने आपको कोई बात कह दी, आपके पिता ने, माता ने, दोस्त ने, राइट, कि बाय चांस जो है वो आपका एटीट्यूड किसी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के प्रति बदल गया, राइट। और दूसरा है कॉन्शियसली आपका एटीट्यूड जो है वो बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसे बोलते हैं परसुएजन। आगे पढ़ेंगे हम इसे, क्या होता है परसुएजन, जिसका एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट के चलते कॉन्शियसली एडवर्टीजमेंट कंपनीज, एडवर्टीजमेंट फर्म्स कॉन्शियसली आपका एटीट्यूड बदलना चाह रही है, परसुएड कर रही है आपको। एंड अगर आपका एटीट्यूड बदल जाता है तो जो न्यू फॉर्म्ड एटीट्यूड है उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि चेंजिंग एन एटीट्यूड फॉर द सेकेंड टाइम is way harder than changing an attitude for the first time, right? आप मूवीज देखते हैं, टीवी शोज देखते हैं, गाने सुनते हैं, रील देखते हैं, ये मीडिया, क्योंकि मीडिया का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल हमारे एटीट्यूड्स को
फॉर्म करने में भी और चेंज करने में भी, राइट। डेवलप करने में भी हमारे एटीट्यूड्स को, और फिर उसके बाद अगर डेवलप्ड एटीट्यूड्स है तो उन्हें चेंज करने में भी, राइट। सो मान लीजिए आप मूवी में देख रहे हैं किसी व्यक्ति को, किसी कोई कोई पर्टिकुलर हीरो एडवर्टीज, आपको क्या लगता है कि ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को एडवर्टीजमेंट का चेहरा या ब्रांड एम्बेसडर्स क्यों बनाया जाता है? सिंपल सी बात है, आपका एटीट्यूड बदलने के लिए। अगर किसी व्यक्ति को आप पसंद करते हैं, ठीक है, आप मानते हैं उन्हें एज अ सेलिब्रिटी, आप उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, और वो व्यक्ति पर्दे पर आकर या आपके फ़ोन में या जैसे भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या प्रिंट माध्यम से वो व्यक्ति इश्तेहार कर रहा है कि ये प्रोडक्ट कंज्यूम करें, तो आपका एटीट्यूड जो है वो हो सकता है उसके प्रति पॉजिटिव हो जाए, राइट। एंड इट वर्क्स, तभी इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। एडवर्टीजमेंट कंपनीज के पास पहले तो बहुत ज़बरदस्त R&D है, ये सोशल साइकोलॉजिस्ट ने बहुत रिसर्च किया हुआ है, राइट। इनके पास अपने खुद के सोशल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, मास साइकोलॉजी को अच्छे से समझते हैं, और डेटा कलेक्ट करने की तो दुनिया भर की फर्म्स हैं ही, राइट। आपका फ़ोन जो है वो, हमें तो लग रहा है कि हम फ़ोन चला रहे हैं, अपने एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, बट बदले में हम डेटा दे रहे हैं दूसरे को, राइट। और उस डेटा को कलेक्ट करके लोग आपका एटीट्यूड समझ रहे हैं, राइट। इंडिविजुअल से लेकर एक सोशल ग्रुप से लेकर एक जोग्राफिकल रीजन तक, और उस एटीट्यूड पर बेस्ड जो है वो एडवर्टीजमेंट्स आपको दी जा रही है। सो इट्स अ ह्यूज रैकेट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एटीट्यूड हैव मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज। एटीट्यूड में क्या है? मोटिवेशनल प्रॉपर्टी है। मोटिवेशनल, आपको मोटिवेट कर सकता है एटीट्यूड, लाइक वैल्यूज हैव मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज, राइट। लाइक योर इंटरेस्ट हैव motivational property. If you have a natural inclination towards something, so it will motivate you to pursue that. अगर आपको गार्डनिंग, आप गार्डन में जाते हैं, खेत में खड़े होते हैं, तो आपको अच्छा लगता है देखकर, तो इट विल मोटिवेट यू टू मतलब गार्डनिंग करने के लिए या अपना ऑर्चर्ड चलाने के लिए, इट विल मोटिवेट यू ऑब्वियसली, राइट। सो योर इंटरेस्ट ऑल्सो हैव motivational properties. Your values also motivate you to do the right thing or not to do the wrong thing, right? Same is your attitude. Let's say you have an attitude towards your nation. क्या attitude है आपका? That I am proud of my nation, right? So it will motivate you to show that pride, to express that pride in many forms. Maybe you will post something on your social media, or maybe if someone is lashing against your nation, right, so you will argue with that person online or in person also, ठीक है। So attitude motivates you to behave, right, or to do something, to express your attitudes, right. Next is attitude. The intensity of attitude, it varies. Intensity variation in attitude. अब इसका क्या मतलब है? इंटेंसिटी वेरी कैसे करती है एटीट्यूड की? नाउ लाइक अफेक्शन की बात कर लेते हैं। You may have emotions for many things, affections for many things. In your free time, let's say there are options in front of you whether to watch a movie or play a game, right? And you have positive attitudes toward both of them, but you have more, your positive attitude is more intense toward watching a movie than to play a game, right? सो एटीट्यूड्स में भी इंटेंसिटी वेरी कर सकती है। सेम कैन गो फॉर एनी ऑफ द इमोशन। ये तो मैंने केवल लाइकिंग की बात करें, दैट यू लाइक टू वॉच मूवी और टू लाइक टू प्ले अ गेम, राइट। सो इसमें इंटेंसिटी क्या, दैट यू विल मच मोर लाइक टू वॉच अ मूवी देन टू प्ले अ गेम, राइट। इसका मतलब ये नहीं है दैट यू विल नॉट लाइक टू प्ले अ गेम, बट यू विल मच मोर लाइक टू प्ले अ मूवी, सॉरी, वॉच अ मूवी,
right? So the intensity vary. Like let's say you love to study, right? पढ़ाई को लेकर आप बहुत जो है वो पसंद करते हैं आप पढ़ना. Now you love to study history more than polity. You love to study polity also, but you love to study history more than polity. Or let's say you do not like to study, and you do not like to study history more than polity. You do not like to study both history and polity, right? So I think it is quite understandable that intensity variation is also present in attitude. Like in case of values, there was an hierarchy. वैल्यूज के साथ आप इसे एटीट्यूड को जो है वो तो कंपेयर करते चले. इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस दिस, द रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड वैल्यूज. जैसे जैसे अब एक आज और कल के सेशन में आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि एटीट्यूड और वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है एक दूसरे के साथ. जैसे यहां पर इंटेंसिटी की बात चल रही है, तो वहां पर हायरार्की की बात चली है, दैट वैल्यूज आर हायरार्कियल इन नेचर, राइट? देन next characteristics are values are enormous. Sorry, not values, but attitudes are innumerous. Not enormous, but innumerous. A mature person will have thousands of, not if not lakhs, thousands of attitudes. They will like, dislike or be ambivalent in a consistent or in various intensities, right? They will be liking or disliking or be ambivalent about thousands of things like food, color, music, politics, sports. Thousands of, you can imagine, आपने जिस कमरे में बैठे हो ना, अपने आसपास देखो और देखो कि ये चीज़ मुझे पसंद है, नहीं पसंद है, या क्या आपका रवैया उसके प्रति. ठीक है? सो यू कैन हैव thousands of attitudes toward thousands of things. Then generally attitudes are consistent. Generally attitudes are consistent. Now ये मैं वो वाली कंसिस्टेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ कॉग्निशन, अफेक्शन और बिहेवियर के बीच में जो हमने कंसिस्टेंसी की बात करी थी इन द प्रीवियस सेशन, वो वाली कंसिस्टेंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन बिलोंग्स टू अ पेट्रियार्कल फैमिली, राइट? सो व्हाट ही विल बिलीव दैट हिज वाइफ शुड फॉलो हिज कमांड्स, राइट? बट एट द सेम टाइम फॉर हिज डॉटर और सिस्टर, if he will believe that she should not follow the commands of of her in-laws or husband, here that person's attitude are not consistent, right? You would say that that person is behaving hypocritically, in fact, right? But that is generally not the case. Generally attitudes are consistent. If a person is patriarchal, right, so and he believes that his wife should follow him or follow his commands or orders, he will believe that his sister also should follow the commands of her husband or her in-laws. यानी जिस तरह का एटीट्यूड अपने परिवार के लिए है, उतना वैसा ही एटीट्यूड दूसरे के परिवार के लिए भी होगा. So attitudes are generally consistent in this manner, right? और इंटरनली कंसिस्टेंट तो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, दैट एटीट्यूड्स आर इंटरनली, जनरली दे आर इंटरनली कंसिस्टेंट, राइट? व्हाट वी बिलीव, व्हाट टाइप ऑफ इमोशन वी हैव, एंड व्हाट टेंडेंसी या व्हाट टाइप ऑफ टेंडेंसी वी हैव, और व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर वी विल हैव टुवर्ड दैट साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, जनरली इट इज कंसिस्टेंट. सो दिस इज इंटरनल कंसिस्टेंसी. सो एटीट्यूड्स में इंटरनल कंसिस्टेंसी तो है ही, एट द सेम टाइम there is consistency between the attitude we have, right? So attitude towards one's own wife and attitude towards one's sister, तो ये different attitude हो गए ना,
ठीक है, और इनमें कंसिस्टेंसी है बिकॉज वैल्यू किस क्या जुड़ी हुई है, पेट्रियार्की जुड़ी हुई है वैल्यू। सो अभी मैं ये वैल्यू वाला डाला नहीं चाहता था पॉइंट, क्योंकि इसको हमें रिलेशनशिप को अलग से समझना है, बट चलो मैंने बता ही दिया। तो वैल्यू पर बेस्ड जो है वो एटीट्यूड्स हमारे डेवलप होते हैं ऑब्वियसली, राइट। क्यों? क्योंकि चलो फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड थोड़ी देर में समझेंगे, तो वहाँ पर सोशल लर्निंग में ये पॉइंट जो है वो स्टेब्लिश हो जाएगा और क्लियरली स्टेब्लिश हो जाएगा दैट हमारी वैल्यूज हमारे एटीट्यूड को गाइड करती हैं। So generally, let's say attitude 1, attitude 2, attitude 3, like attitude towards one's own wife, attitude towards one's own sister, attitude toward neighbor's daughter, right? That person will have same attitude towards all three psychological objects. So generally, attitudes are consistent, right? So this is how you can आप जो है वो लिख सकते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज। नाउ लेट अस लुक एट फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स। सो किसी व्यक्ति में एटीट्यूड डेवलपमेंट या फॉर्मेशन कैसे होता है और क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। So there are three factors involved. First is social factors. Second are personality factors. Make sure that you guys आप इसको लिखते चलें साथ साथ में। And third are biological or genetical factors. या genetic factors. So social factors, personality factors या biological or genetic factors. So in today's session we will only discuss social factors. So what are these social factors that formulate our attitudes? So the very first social factor is the want of satisfaction. We want satisfaction. If a psychological object is able to provide us that satisfaction, we will have a positive attitude towards it. If that psychological object is not able to, or physical object is not able to give us that satisfaction, we will simply have a negative attitude toward that. Simple as that. कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, राइट। सो इफ एनीथिंग गिव्स अस बेनिफिट, अगर तो हमें बेनिफिट मिल जाता है किसी चीज से, सो वी विल डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। और if anything results into our loss, or we have a fear that it will result into our loss, our tendency would be to develop a negative attitude toward that object, right? जिसका एग्जाम्पल है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एनी ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। कोई गवर्नमेंट पॉलिसी है विच यू फील दैट इट विल बेनिफिट यू, लाइक एनी ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, राइट? यू कैन consider any of the government policy, and if you feel that it will benefit you, you will develop a positive attitude toward it. अच्छा, एक गवर्नमेंट पॉलिसी से मैं ज्यादा बेटर एग्जांपल देता हूं आपको, रिजर्वेशन। नाउ those who are receiving benefit out of reservation have positive attitude toward reservation generally, and those who do not get reservation, or the people of general category, those who believe that they fear a loss due to the presence of reservation, they generally have a negative attitude towards that. Generally speaking, right? For majority of people, generally people have positive or negative attitude towards reservation, right? Few people are ambivalent also, right? Like for example, the love of your mother, right? So children are more attached, sometimes more attached to their mothers, because mothers जो है वो उनकी बातें आसानी से मान लेती हैं,
खासतौर पे बॉयज़ की, राइट। फादर्स का लव जो है वो कंडीशनल होता है बहुत, मदर्स का लव इतना ज़्यादा, मदर्स का लव जो है वो अनकंडीशनल होता है, तो वहाँ पर बेनिफिट मिलता है। सो वी हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर मदर्स, समटाइम्स नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर fathers. Same goes for relationships, right? If you are attracted to someone, right, and if there is another person that is attracted to someone, and you will feel that that person will, right, एक ट्राइंगल बन गया और आपको लगता है कि वो व्यक्ति जो है वो मुझे सफल नहीं होने देगा इस एंडेवर में, you will develop a negative attitude toward that person. So I think this is pretty self explainable. खुद को जो है खुद ही एक्सप्लेन कर दे रहा है दैट वी वांट सेटिस्फैक्शन। जो चीज़ हमें बेनिफिट दे रही है वी विल डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट। जो चीज़ हमें नुकसान कर रही है या हमें खतरा है, डर है कि नुकसान हो सकता है, तो वी विल डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड दैट। सेकंड सोशल फैक्टर इज द गिवन इंफॉर्मेशन। किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिली है उस ऑब्जेक्ट के बारे में। राइट, रेयरली, it is very rare in a society to develop an objective. It is very rare to have an objective and verified or verified information on all the matters, in a society. It is very rare कि ऑल या ऑलमोस्ट ऑल द मैटर्स पर आपको ऑब्जेक्टिव और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मिले, मैटर ऑफ फैक्ट आपको पता चले। अदरवाइज क्या मिलता है हमें, ऑब्जेक्टिव की तरह सब्जेक्टिव, या हमें ओपिनियंस, लोगों के बिलीफ्स सुनने को मिलते हैं, राइट। डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन जो है वो हम तक पहुंचती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल a Muslim family, right? Now a child socializing in a Muslim family will develop an attitude towards a Hindu family according to the attitudes of that child's parents or immediate family, or maybe neighbors, or maybe other friends. So जो information उस बच्चे के पास अवेलेबल है, उसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड ही तो वो अपना एटीट्यूड डेवलप करेगा। तभी तो हमने कहा ना कि एटीट्यूड लर्नड है। तो सोशल फैक्टर्स से जो हमें एटीट्यूड डेवलप करते हैं हम, वो लर्नड एस्पेक्ट है हमारी पर्सनैलिटी का, या हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हमारी पर्सनैलिटी का। एंड जैसे कि हमने समझा ही था सोशलाइजेशन में वैल्यूज टॉपिक पढ़ते हुए कि फैमिली का सबसे बड़ा रोल है। 6 साल की उम्र तक जो है वो बच्चा वैल्यू सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक डेवलप कर लेता है, राइट। इनफैक्ट इट इज सेफ टू से दैट टीन एज तक तो बच्चे के एटीट्यूड्स अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, राइट। टीन एज में जब बच्चा एंटर करता है, एडोलेसेंस में जब बच्चा एंटर करता है, डिफरेंट फ्रेंड ग्रुप्स उन्हें मिलते हैं, थोड़ा सा एक्सपोजर मिलना उन्हें शुरू होता है, तब हो सकता है कि अपनी फैमिली से अलग एटीट्यूड्स वो डेवलप करें। बट टिल टीन एज 12, 13, 14 तक अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स जैसे जो है वो एटीट्यूड्स बच्चे डेवलप करते हैं। सो दैट्स द गिवन इंफॉर्मेशन। एंड व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ दीज इंफॉर्मेशन? कहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली इज द बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तो हम जानते हैं, अच्छे से समझते हैं कि क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सोशलाइजेशन जो है वो बच्चे का फैमिली से होता है, राइट, विच इज सेम एज वैल्यूज। कि 6 साल तक के बच्चे में वैल्यू सिस्टम, जैसा वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है वैसे ही एटीट्यूड्स भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जो कि कौन देता है बच्चे को? फैमिली, राइट। देन परहैप्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस, देन एजुकेशन। फैमिली के बाद स्कूल्स एंड कॉलेजेस, राइट। फिर उसके बाद सोसाइटी, सेम एज वैल्यूज। द मीडिया, द प्रिंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, द मूवीज, right,
द सिनेमा, द टीवी सीरीज, द रील, जो भी कंटेंट है ऑनलाइन अवेलेबल है, राइट, द अदर जो भी जिस भी सोशल ग्रुप का बच्चा हिस्सा है या अडल्ट जो है सोशल ग्रुप का हिस्सा, कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, रीजन बेस्ड, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, they will serve as the source of information to develop attitudes, right? And व्यथा हमारे एजुकेशन सिस्टम की ये है कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे दे डू नॉट हैव एक्सेस टू ऑब्जेक्टिव वेरीफाइड इंफॉर्मेशंस, राइट, रीजनेबल इंफॉर्मेशन तक का जो है वो एक्सेस उन्हें नहीं मिल पाता. मे बी दे गेट दैट इंफॉर्मेशन व्हेन दे स्टडी इन हायर स्टैंडर्ड्स में. जब वो पढ़ते हैं लोअर स्टैंडर्ड्स में बच्चों को अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती हमारे एजुकेशन सिस्टम में, राइट. एंड मैनी ईयर टाइम्स वो ऐसी बातों में आ जाते हैं लोगों के मतलब परसुएशन में आ जाते हैं. लोग उनका एटीट्यूड चेंज करना चाहते हैं और लोग उनका एटीट्यूड चेंज कर देते हैं, राइट. सो दिस इंफॉर्मेशन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम अ क्रेडिबल सोर्स. When information is coming from a credible source, and then again ये belief की तरह है. credible का मतलब objectively credible नहीं, what we believe, what we believe to be credible, हमें क्या credible लगता है, और जो हमें credible लगता है उसके according हम अपने एटीट्यूड बदल लेते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मूवीज में आपको अपने फेवरेट एक्टर्स देखने को मिलते हैं, टीवी सीरीज में वेरियस फेवरेट एक्टर्स देखने को मिलते हैं, और जो भी वो कर रहे होंगे, लाइक हाउ दे बिहेव, लेट्स से इफ दैट पर्सन इज स्मोकिंग, ये एक बहुत बड़ा रैकेट है मूवीज में, टीवी सीरीज में. इफ अ पर्सन इज स्मोकिंग, राइट, तो दैट गिव्स एन इंप्रेशन ऑन द ऑडियंस, राइट. और अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव उस व्यक्ति के प्रति, तो आपका एटीट्यूड हो सकता है पॉजिटिव हो जाए सिगरेट स्मोकिंग के प्रति, राइट. सो what we believe is a credible source becomes a very important source of our information, right. और एडवर्टीजमेंट में हमें जो है ये बढ़ चढ़ कर देखने को मिलता है. टूथपेस्ट का एडमिशन आता है, सफेद कोट पहनकर पहुंच जाते हैं लोग बोलने कि 9 आउट ऑफ 10 डॉक्टर्स बोल रहे हैं. हमें तो नहीं पता चला कि कौन वो 9 लोग हैं, कौन 9 डॉक्टर हैं जो बोल रहे हैं कि ये टूथपेस्ट करो या वो टूथपेस्ट करो. तो क्रेडिबल दिखाने की कोशिश करते हैं वो, क्रेडिबिलिटी के लिए वो वाइट कोट पहनाते हैं उसे और स्टेथोस्कोप लगा देते हैं और डॉक्टर बनाकर एक्टर को चढ़ाया होता है स्टेज पे, राइट. तो initially we consider our family to be the credible source, then our school and college, it is supposed that those are credible source. Our friend, we consider them as credible source, right. The celebrities that we watch on various of these social media platforms or the cinema platforms, we consider them to be credible. In our various social groups, we consider many people to be credible source, people of good judgment, or a senior person, or a person with whom you believe has a great intellect, right. So you consider them a credible source, and whatever that person says, you believe that person, or you develop your attitude towards something on the basis of that credible source, right. तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में एक तो ये सोर्सेज हैं, उसके अलावा सोर्स जो है वो क्रेडिबल अगर होता है तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है उसका किस पे, हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन पर, और इसे बोलते हैं परसुएशन. इसे कहते हैं परसुएशन. जब कोई क्रेडिबल सोर्स आपके सोचने समझने की क्षमता को, आपके एटीट्यूड्स को चेंज कर सकता है, राइट. नेक्स्ट है आर ग्रुप अफिलिएशंस. आर ग्रुप अफिलिएशंस, राइट. किस तरह के ग्रुप्स हमने ज्वाइन किए हुए हैं. जैसा मैंने आपको बताया ना कि सोसाइटी इट कंप्राइजेस ऑफ वेरियस सोशल ग्रुप्स एंड एन इंडिविजुअल इज पार्ट ऑफ वेरियस डिफरेंट सोशल ग्रुप्स.
योर फैमिली बीइंग वन सोशल ग्रुप, फैमिली, आपकी खुद की फैमिली एक सोशल ग्रुप है, आपके फ्रेंड सर्कल एक सोशल ग्रुप है, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वो एक सोशल ग्रुप है, आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो एक सोशल ग्रुप है, उस रिलीजन में आप पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज अनदर सोशल ग्रुप. सो यू आर पार्ट ऑफ वेरियस सोशल ग्रुप्स, राइट? So what are your group affiliations and how they affect or how they help in the formulation of attitudes? So let us first understand the type of groups. Type of group, किस तरह के ग्रुप्स होते हैं? तो फर्स्ट इज द प्राइमरी ग्रुप्स, प्राइमरी सोशल ग्रुप्स. सेकेंड इज द सेकेंडरी सोशल ग्रुप, एंड थर्ड इज द रेफरेंस ग्रुप. प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप एंड रेफरेंस ग्रुप. अब आइए एक एक करके समझते हैं कि क्या है प्राइमरी ग्रुप, क्या है सेकेंडरी ग्रुप और क्या है रेफरेंस ग्रुप, राइट? नाउ वन थिंग, रेफरेंस ग्रुप जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों में से रेफरेंस ग्रुप जो है वो निकल सकता है, या रेफरेंस ग्रुप प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ग्रुप हो सकता है, ठीक है? बट प्राइमरी ग्रुप क्या है? So primary group is the group that is based on emotions. Your group that is based on emotions, right? The group which is very close to you, the group which is small in number, right? उसके members जो हैं वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है? Like for example your family, your family and your friends are your primary social group, because the type of relationship you have with the members of those social group are based on your emotions, right? It is a very close social group. It is the social group members, they are less in number, the member of that social group, right? And the relationship is of informal type, informal relation among the members of this primary social group, right? Here you have face to face relationships with your family and your friends. You have face to face close relationships, informal relationships. What about secondary group? So secondary group are simply they are formal in nature. अब थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है सेकेंडरी ग्रुप को समझना. एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं, बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं मैं आपको. फेस टू फेस रिलेशंस आर नॉट, इट इज नॉट हियर, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव फेस टू फेस रिलेशंस. फेस टू फेस रिलेशंस मतलब आपके वो साथ में मिलते जुलते रहते हैं, आपको क्लोज रिलेशनशिप है, राइट? In secondary groups it is not necessary to have, you may or may not have face to face relationships, nevertheless you are part of that secondary group, right? Generally it is not based on emotions, but it is based on vested interests. Not based on emotions, but किस पर बेस्ड है? इंटरेस्ट पर. अब इंटरेस्ट रुचि नहीं कि आई लाइक टू डू दिस और दैट, नहीं. इंटरेस्ट मतलब व्हाट बेनिफिट्स यू. सो इट इज बेस्ड ऑन योर बेनिफिट. अगर कोई ग्रुप आपके बेनिफिट में है तो यू बिकम कॉन्शियसली, यू बिकम पार्ट ऑफ दैट सोशल ग्रुप. सो दैट्स योर सेकेंडरी ग्रुप. इसका एग्जाम्पल देता हूं. मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, डॉक्टर्स उस व्यक्ति की जान नहीं बचा पाए, ठीक है? अब उस व्यक्ति के पेरेंट्स ने घेर लिया डॉक्टर्स को, मारपीट करी डॉक्टर्स के साथ, स्टाफ के साथ मारपीट करी, सामान तोड़ा, डॉक्टर का क्लिनिक या जो भी है तोड़ फोड़ करी लोगों ने, और डॉक्टर बहुत घायल हो गया, और सम केस में हो सकता है कि डॉक्टर की जान भी चली गई. अब उस जिले, उस क्षेत्र के डॉक्टर्स लोग जो है वो इकट्ठा हो गए और अगले दिन स्ट्राइक पर उतर गए कि हम जो है वो इस जाति के खिलाफ, ये जाति हम फेस नहीं सहेंगे, नहीं हम स्ट्राइक करेंगे, राइट?
अब उस जिले के सभी डॉक्टर्स एक दूसरे को फेस टू फेस रिलेशनशिप में तो नहीं है, दे आर नॉट क्लोज विद ईच अदर, बट उनका इंटरेस्ट सेम है, दैट दे वांट प्रोटेक्शन फॉर देमसेल्फ और दे वांट समथिंग आउट ऑफ गवर्नमेंट. सेम गोज फॉर अभी नीट स्कैम चला, स्टूडेंट सड़कों पर आ गए ना. अब वो स्टूडेंट्स एक दूसरे को जानते तो नहीं है, बट उनका इंटरेस्ट जो है वो सेम है, राइट. सो ऑल दोज students that are preparing for NEET are part of a secondary group or part of a social group, right. All you UPSC aspirants, civil service examination aspirants, you are part of a secondary social group. All the doctors, all the educators, they are part of their respective secondary social groups, right. So these social groups, obviously they are huge in numbers, right. लाखों में नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है. ऑल स्टूडेंट्स, फार्मर्स, सिविल सर्वेंट्स, ठीक है. आईएएस एसोसिएशन भी तो होता है. यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट आईएएस एसोसिएशन, राइट. थोड़ी देर में समझते हैं, चलो. प्रेजेंटली यू आर पार्ट ऑफ द यूपीएससी एस्पायरेंट. तो किस सोशल ग्रुप का हिस्सा हो आप यूपीएससी एस्पायरेंट हो, राइट. सो आपका वो सेकेंडरी ग्रुप है, राइट. एंड जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वी बिकम पार्ट ऑफ मोर एंड मोर सेकेंडरी ग्रुप्स. सो आई सपोज दिस इज अंडरस्टैंडेबल. We become part of more and more secondary groups, right. एंड ऑब्वियसली इन योर अब आप कहेंगे सर एटीट्यूड फॉर्मेशन में कैसे इन सेकेंडरी ग्रुप का रोल है. अब जो मैंने डॉक्टर वाला एग्जांपल दिया, वो डॉक्टर सड़कों पर आ गए, अब उनका एटीट्यूड जो है वो, मान लीजिए 50 डॉक्टर आ गए, 10 डॉक्टर्स और का एटीट्यूड जो है वो टुवर्ड्स द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उस सोशल ग्रुप ने बदल दिया, राइट. 2013 में यूपीएससी के अगेंस्ट जो एस्पायरेंट सड़कों पर उतर आए थे, तो कुछ बच्चों के सड़कों पर या कुछ टीचर्स के विरोध करने का असर जो है वो बाकियों पर भी पड़ा और बाकी बच्चों का भी एटीट्यूड जो है वो बदला, राइट. सो दिस इज हाउ सेकेंडरी ग्रुप्स दे एक्ट एज अ फैक्टर ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ एटीट्यूड, राइट. नेवरदलेस द रोल ऑफ द प्राइमरी ग्रुप्स आर फार ग्रेटर देन द रोल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप. is greater than the role of secondary groups in the attitude formation, right. Third one is the reference groups. तो सिंपल सी बात है, as I said that we are part of many groups and we may like it or sometimes we are part of a social group and we do not like to be the part of that social group. Like let's say आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, राइट, बट उस कॉलेज का नाम खराब है, सो यू आर पार्ट ऑफ दैट सोशल ग्रुप. आप उस सेकेंडरी ग्रुप का हिस्सा है, बट यू डू नॉट लाइक टू बी द पार्ट ऑफ दैट सोशल ग्रुप. बट रेफरेंस ग्रुप आर दोज ग्रुप्स, अ ग्रुप थ्रू विच वी वांट टू डिफाइन आवरसेल्व्स. We want to define ourselves or we aspire to be part of that group. That is our reference group. Like for example, you are a UPSC aspirant, so you aspire to be the part of IAS association, so that IAS association for you is a reference group, right. गाड़ियों के पीछे आपने लिखा हुआ देखा होगा जाट, गुजर, ब्राह्मण, right. So people they want to define, वो डिफाइन कर रहे हैं अपने आप को, that I belong to this
social group. So for them that is their reference group. Being part of that particular caste or particular community, right, that is their reference group, right? And when you say that I belong to this family, और समझ रहे हैं कि मैं ABC फैमिली से बिलोंग करता हूँ, so your reference group is your primary group. When you say that I'm a UPSC aspirant, ठीक है, कई बार आप बोल देते होंगे यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, तो आपका उस समय आपका रेफरेंस ग्रुप क्या है? योर सेकेंडरी ग्रुप. सो रेफरेंस ग्रुप कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप, राइट? एंड with the help of reference group we want to define ourselves or we aspire to join a group, right? So अगर वेन डायग्राम में बताऊं तो प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप तो बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है? एंड इन दोनों में कहीं ना कहीं जो है वो बीच में लाई कर जाता है आपके रेफरेंस ग्रुप. सो रेफरेंस ग्रुप कैन बी प्राइमरी ग्रुप और रेफरेंस ग्रुप कैन बी सेकेंडरी ग्रुप, राइट? And the members of, because you want to define yourself by that particular group, your reference group, right? And you want to, or you aspire to be someone or aspire to be like the people of a particular group which you consider as your reference group. Like for example, a student, a UPSC aspirant belongs to a very patriarchal family and is listening to a speech given by a senior IAS officer, and the टाइप ऑफ थॉट्स जो सीनियर आईएएस ऑफिसर अपने दिखा रहे हैं, जो सेक्युलर अप्रोच, जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो हो सकता है वो व्यक्ति उस बच्चे का जो पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स है उसको चेंज करने में मदद करे, ठीक है? एंड यू एस्पायर टू, और ये आपको ये एस्पिरेशन दे कि ये मैं इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ, और ये एटीट्यूड पर आप पर असर पड़ गया एंड यू वांट टू ज्वाइन दैट ग्रुप, राइट? So the membership of, you can say, of primary group and reference group have the most impact. secondary group से ज़्यादा primary group और reference group का more impact है attitude formation पर. attitude formation पर, right? Primary group, your family and friends. Reference group, the group either with which you define yourself or the group you want to join or you aspire to join, right? That's your reference group. And from that group एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है आपके एटीट्यूड पर. अकॉर्डिंग टू दैट ग्रुप यू विल ट्राई टू बिहेव और यू विल डेवलप योर एटीट्यूड्स और यू विल फॉर्मुलेट योर एटीट्यूड्स, राइट? So this was about the social groups. अच्छा, सेकेंडरी ग्रुप के लिए एक और पॉइंट ये है कि सेकेंडरी ग्रुप में प्रोफेशनल जो आपके एटीट्यूड्स हैं वो सेकेंडरी ग्रुप से डेवलप होते हैं, ठीक है? बिकॉज सेकेंडरी ग्रुप आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ये सभी आपके सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, राइट? सो जो आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड्स हैं वो आपके सेकेंडरी ग्रुप से निकल कर आते हैं. सेकेंडरी ग्रुप से आपको प्रोफेशनल एटीट्यूड डेवलप करने में मदद मिलती है, राइट? एंड what एंड ऑब्वियसली रेफरेंस ग्रुप क्या है जिससे आप खुद को डिफाइन करना चाहते हैं या आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस ग्रुप को, राइट? सो दीज आर दी सोशल फैक्टर्स में तीसरा पॉइंट है आवर ग्रुप एफिलिएशंस. सेकंड पॉइंट था गिवन इंफॉर्मेशन, पहला है वांट ऑफ सेटिस्फेक्शन, फोर्थ है कल्चरल फैक्टर. सोशल फैक्टर में ही कल्चरल फैक्टर में
नाउ इट इज अ मूट पॉइंट बिकॉज हमने काफी डिस्कस कर लिया है इसको. कल्चरल फैक्टर में आप आइडियोलॉजी, रिलीजन, वो सारी चीजें आ जाएंगी. ठीक है, इट विल इंक्लूड द रिलीजियस फैक्टर्स एंड आइडियोलॉजिकल फैक्टर, right? So it will be based on your culture, your attitudes will be based on your culture. Like for example, in the western countries, the attitude towards individualism is positive. they इंडिविजुअलिज्म को लेकर जो है वो ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है इंडिविजुअलिज्म को. एंड इन द ईस्टर्न सोसाइटीज, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना में भी कलेक्टिविज्म पर ज़्यादा जोर दिया जाता है. सो वी हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स कलेक्टिविज्म, नॉट इंडिविजुअलिज्म. गांव में आपके परिवार में से अगर माता पिता को छोड़कर अलग घर बसाने की बात आ जाती है, जब भी आती है, तो फैमिली ड्रामा हमारे यहाँ शुरू हो जाता है. और वहां पर नॉर्म है 18 के हुए नहीं कि बाहर रहना शुरू कर दो, अब घर मत आओ. माता पिता का, ये हमारा घर है, राइट? ये माता पिता का घर है, आपके पेरेंट्स का घर है, ये आपका घर नहीं है. इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा प्रेवलेंट है वहाँ पर. और ईस्ट में क्या है? कलेक्टिविज्म. ये हमारा घर है, पेरेंट्स का भी है, बच्चों का भी है, राइट? सो वी हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स collectivism, they have positive attitude towards individualism, and that is based on our culture. So cultural factor also play a role. Like for example, marriage among cousins. So the Muslim cultures will not, they in fact openly accept, in fact that is a norm of them, that is norm in their society, marriage among cousins. But North India में it is not just a taboo, serious repercussions हो सकते हैं. ठीक है? So culture here is a factor behind having positive or negative attitude toward marriage among cousins, right? So these are the social factors. Another thing we need to understand, but we shall discuss that in tomorrow's session, that is process of social learning, right? The process of, we shall go into the details of process of social learning. ये अभी सोशल फैक्टर्स के अंडर ही चल रहा है. ये पॉइंट भी किसके अंदर चल रहा है? ये 3 फैक्टर बताए ना मैं सोशल फैक्टर में, ये सोशल फैक्टर के अंडर ही है. सोशल फैक्टर में मैंने आपको पहले 4-5 पॉइंट बताए, राइट? एंड देन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, 4 पॉइंट बताए, देन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. ये सोशल फैक्टर से सोशल लर्निंग ये हो कैसे रही है? सोशल लर्निंग वर्ड यूज़ किया जाता है साइकोलॉजी में, सोशलाइजेशन हमने सोशियोलॉजी में वर्ड यूज़ किया था, एक ही बात है. ठीक है? सो द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन और द प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग. सोशल लर्निंग, राइट? सो लाइक इन द केस ऑफ सोशलाइजेशन, हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग की बात करी थी, राइट? सो फॉर्मल लर्निंग बच्चों को कैसे मिलती है? नाउ जब आप डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, चाइल्ड साइकोलॉजी, खासतौर पर अगर आप बीएड वगैरह कर रहे हो तो, राइट? तो वहां पर जब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ा जाता है, उसमें ये फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग की बात होती है. इनफॉर्मल या अनकॉन्शियसली, इनफॉर्मल या अनकॉन्शियस लर्निंग, राइट? Formal learning is simple. What our parents teach us, right? Or what our educational institutions teach us, or what our immediate society teaches to what to do or what not to do. So the do's and the don'ts, that do not sit like that, do not eat that, do eat that, do not behave like this, do like this is good, this is bad, right? So whatever our parents, our educational institution, our society teaches us, actively tells us to do or don't do something, is the formal learning. From there we develop attitude towards different objects.
And second is informal or unconscious learning, for which we have three theories, right? Number one theory is the classical conditioning theory or model. Classical conditioning theory. Number two is the instrumental conditioning. And number three is the observational training or learning. Observational learning. So ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एक पैवलोवियन कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं इसको, एक रशियन सोशल साइकोलॉजिस्ट है पैवलोव, उसने ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो दी है हमें, राइट? नाउ फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दीज टू, द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, एंड देन वी विल मूव टू क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी. सो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है? इट इज वाइडली एक्सेप्टेड नाउ, राइट? इनफैक्ट Albert Bandura in 1997 conclusively proved that the majority of learning children do is through observation. जो आप बोलते हैं बच्चे उससे नहीं सीखते इतना, जो आप कर रहे हैं बच्चों के आसपास उसे ऑब्जर्व करके बच्चे सीखते हैं. आप बच्चे को बोल रहे हैं बच्चे झूठ नहीं बोलना, और आप फोन पर जो है वो खटाखट झूठ बोल रहे हैं अपने बॉस से, बच्चा देख रहा है, उसे ऑब्जर्व कर रहा है. बेवकूफ नहीं होते बच्चे. जब बच्चे छोटे होते हैं ना काफी, तो बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रैब करते हैं वो, राइट? सो बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके आसपास सब कुछ, और ऑब्जर्व करके वो सीख रहे हैं आपसे. सो चिल्ड्रन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, नॉट थ्रू फॉर्मल टीचिंग, राइट? And in that observational learning, the social media is playing a very significant role. पहले क्या होता था, छोटे लड़का लड़कियों को गालियां वाले अब्यूजिव वर्ड सीखने के लिए बहुत टाइम, 5वीं 6वीं में जाकर पता लगते थे अब्यूजिव वर्ड्स, राइट? क्योंकि कोई इधर उधर बाहर अपने बड़े भाई किसी और रिश्तेदार से बस में इधर मार्केट में सुनाता था वर्ड, राइट? और फिर आके चुपचाप एक दूसरे के कान में बोलते थे, ठीक है? उस तरह के सोच, क्योंकि उस समय टीवी पे, न्यूज़ पर और सोशल मीडिया तो अवेलेबल नहीं था, ठीक है? हम अपनी बात करें तो हम, राइट? तो हमें इधर उधर से सुन गई, अगर कहीं किसी ने बोलता हो सुन लिया, तो हमने फिर आपस में डिस्कस किया भाई क्या मतलब होता है इसका. बट आज के टाइम पर ऐसा नहीं है कि पहले लोग गालियां नहीं दे रहे थे, बट अब वो बहुत इजीली एक्सेसिबल है वो इन्फॉर्मेशन, और सिंस एल्गोरिदम पिक कर रही है उन सब चीज़ों को, ज़्यादा प्रमोट हो रही है वो. छोटे छोटे बच्चे, 3-4 साल के बच्चे जो हैं वो गाली गलौज करते हुए इनकी वीडियो दिख जाती हैं कई बार. सो अब्यूजिव वर्ड का एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर सोशल मीडिया या नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा इम्पैक्ट है, राइट? नाउ क्यों बच्चे अब्यूजिव वर्ड यूज करते हैं? अलग अलग कारण है. एक, उनको फॉल्स सेंस मिलता है कि वो बड़े हो गए, राइट? दे गेट अ फॉल्स सेंस ऑफ ग्रोइंग अप. अदर रीजन भी होते हैं बच्चों के, कूल बनने के लिए. एंड एज पेरेंट्स इट इज़ नाउ इम्पॉसिबल टू, मतलब बच्चों को शील्ड करना, क्योंकि आप 24 घंटे बच्चे के सर पे खड़े नहीं रह सकते, और रहना भी नहीं चाहिए, हेल्दी भी नहीं है, राइट? जीवन की सच्चाइयों को बच्चों को पता चलना चाहिए, बट ऑब्वियसली एट सर्टेन एज तक नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है? नहीं तो उनकी इनोसेंस, उनका बचपन खो जाएगा. खैर, सो दैट्स ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. बच्चा अपने आसपास देख रहा है और सीख रहा है, और सबसे ज़्यादा बच्चा क्या देख रहा है? टेक्नोलॉजी, राइट? क्यों? क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं. ध्यान से सुने, पॉइंट आंसर में लिखने काम आएंगे. न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं. न्यूक्लियर फैमिली जैसे फॉर एग्जांपल फॉर मी, राइट?
हस्बैंड एंड वाइफ हम, और एक बच्ची है हमारी, हैंडल करना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, फ़ोन चला देते हैं, टीवी चला देते हैं, राइट। जब हम मैं अगर पढ़ रहा हूँ, मैं अगर क्लास ले रहा हूँ, और अगर मेरी वाइफ भी अगर कुछ और काम कर रही है, राइट, तो हाउ वी विल एंगेज आर किड्स। अब वो इतनी छोटी, बच्चा बहुत छोटा है, इम्प्रेशनेबल है, बट इतना डेवलप नहीं है दिमाग की कॉम्प्लेक्स टॉयज़ के साथ वो खेल ले, थोड़ी देर खेलेगा बोर हो जाएगा, ठीक है। अब उसको एंगेज करने के लिए कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, और वो नया क्या है, कार्टून्स में दिखता है, राइट, वो नया उनको सोशल मीडिया में दिख जाता है, ठीक है। तो आप अपने न्यूक्लियर फैमिलीज में खास तौर पर ये बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, ठीक है, कि हम बच्चों को अदरवाइज एंगेज रखने के लिए सोशल मीडिया प्रोवाइड कर दे रहे हैं। सोशल मीडिया ऐसे एलिमेंट्स से बच्चों को एक्सपोज कर दे रहा है जो कि एज अप्रोप्रिएट नहीं है, राइट। बच्चों को एक्सपोजर मिल जा रहा है ऐसे ऐसे कंटेंट का जो कि एज अप्रोप्रिएट बच्चों के लिए नहीं है, राइट। एंड फॉर दैट मैटर छोटी उम्र से ही बच्चों को फिर कंडीशन या बच्चों को परसुएड कर रही हैं इस तरह के सोशल मीडिया पर जो कंटेंट है, ठीक है। सो दैट्स ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। व्हाट अबाउट इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग? इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग इट कम्स फ्रॉम अवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स, अवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स, राइट। अगर बच्चे ने कुछ बहुत अच्छा एटीट्यूड दिखाया किसी के प्रति, बहुत अच्छा काम किया, तो आपने तालियां बजवा दी बच्चे के लिए, प्रेज कर दिया बच्चे को, और बच्चे का मन गदगद हो गया एकदम कि क्या काम कर दिया मैंने, कल से ऐसा ही करूंगा, आज से ऐसा ही करूंगा या करूंगी, राइट। और सेम गोज फॉर अगर आपके बच्चे ने कुछ, आपको लगता है कि अकॉर्डिंग टू यू कुछ गलत काम किया और आपने उस बच्चे को पनिश किया इन सम वे और अदर, राइट, और बच्चा अब वो गिल्ट की फीलिंग में है, तो धीरे धीरे बच्चा जो है वो, इट इज़ अ मेथड ऑफ करेक्टिंग, करेक्ट करने का तरीका है, मतलब मेथड है बच्चे का, मैकेनिज्म है। आप बच्चे का बिहेवियर कैसे करेक्ट करते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन with awards and punishments. We change attitudes, not just we change behaviors, but we can also change attitudes by instrumental conditioning. So these two we are going to cover in today's session. Next, the classical conditioning theory, we will try to understand this in tomorrow's session. The Pavlovian conditioning theory or model, we shall discuss this in tomorrow's session. So that is all. एक सवाल दे देता हूं मैं, प्रीवियस सेशन में भी मैंने क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने लिखा नहीं उसका आंसर, इस सेशन का भी एक क्वेश्चन दे देता हूं, चलो मैं आप लोगों को क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉरल प्रोग्रेस? अंडरस्टैंड बाय मॉरल प्रोग्रेस, do you believe human society is continuously moving on the path of moral progress? Human society is continuously मूविंग ऑन द पाथ ऑफ मॉरल प्रोग्रेस। सो प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन में हमने एक किया था कवर, राइट, कंटिन्यूसली मूविंग ऑन द पाथ ऑफ मॉरल प्रोग्रेस, राइट। एटीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन से दूंगा। उससे पहले एक और सवाल दिया था मैंने, व्हाट आर वर्च्यूज, हाउ आर दे डेवलप्ड, एलाबोरेट द मीनिंग ऑफ एनी टू वर्च्यूज and give examples of some famous person who have developed them in themselves, right? So ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस सेशन में दिया है, मेक श्योर और उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिखने को दिए हैं, उनके आंसर्स लिखकर मुझे ज़रूर भेजिए। Alright, so that is all for today's session. Thank you for watching. In the next session, as I said, we will discuss the Pavlovian model, right? And after that, ये सारे फैक्टर्स हम करेंगे, पर्सनैलिटी फैक्टर, देन जेनेटिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम स्टडी करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड वैल्यूज। ऑलराइट, सो दैट इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।